घटनाक्रम अब काफी जिसे कहते हैं ना बहुत चिंताजनक मोड़ तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस पूरी की पूरी लड़ाई में योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से अकेले पड़ चुके हैं। ना तो संघ का समर्थन दिखाई पड़ रहा है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का समर्थन दिखाई पड़ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य अगर चाहते तो इस पूरे मसले पर योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े होते। योगी आदित्यनाथ की का जो पूरा स्टैंड है, उनकी सरकार का जो पूरा स्टैंड है, उसके धुर 180 डिग्री पर जाके खड़ा हो जाता है। योगी आदित्यनाथ की सत्ता को एक तरीके से खुलेआम चुनौती है। उनको ये माना जाता है कि दरअसल वो अमित शाह के सिपा सालार है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये लड़ाई अपने आप योगी आदित्यनाथ बनाम अमित शाह बनकर तैयार हो जाता है। शंकराचार्य के का इस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री पद के लिए सशक्त दावेदार बनाना, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है। तो यहाँ तक कह रहे हैं कि दरअसल असली कालनेमी कौन है ये सब कोई जानता है, क्योंकि अगर वो इस लड़ाई को हार जाएंगे तो फिर उनके लिए आगे के कदम बड़े मुश्किल हो पाएंगे। ये इस वक्त आपस के अंदर जो दरार विभाजन दिखाई पड़ रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ को ही नुकसान होगा और किसी को नहीं। ये दरअसल ये बताने की कोशिश भी की जा रही होगी कि इसके बीच का फर्क को बहुत बारीकी से स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है। जब हिंदुत्व की राजनीति का बड़ा चेहरा उसी हिंदुत्व के मंच से घिरने लगे तो समझ लीजिए सत्ता की कहानी में बड़ा भूचाल आने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब सिर्फ बयानबाजी नहीं चल रही, ये लड़ाई बन चुकी है। सम्मान बनाम सत्ता, संत बनाम सरकार और शायद हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व। आज चर्चा उसी टकराव की जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ शंकराचार्य जो सीधे उन्हें कंस की संज्ञा भी दे रहे हैं, काली नेमी से योगी को ही जोड़ रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा काली नेमी से कैसे जोड़ रहे हैं? उन्होंने कहा कि काली नेमी कौन है? काली नेमी राक्षस था और साधु बनकर सामने दिखाई दे रहा था। राक्षस क्या करता था? ब्राह्मण मानव गायों को मार दे, चोला साधु का पहनता है। यहां देखिए चोला तो साधु का है और गोहत्या हो रही है। अब आप बताइए कि काल नेमी कौन है? और कहानी में नया मोड़ तब आया जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को शंकराचार्य ने समझदार नेता और मुख्यमंत्री लायक बताया। और उधर योगी की सोशल मीडिया फौज ट्रेंड चलाने लगी, योगी हैं उपयोगी, वी सपोर्ट योगी। तो सवाल उठा, योगी को अपनी सोशल मीडिया फौज क्यों उतारनी पड़ी? क्या योगी का विकल्प अब चर्चा में आने लगा है और योगी को परेशान करने लगा है? क्या दिल्ली ने पहले फेज में जीत हासिल कर ली है? और अंत में सवाल, क्या योगी की सबसे बड़ी ताकत हिंदुत्व अब उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल रही है? और क्या होगा इसका नतीजा? इसी विषय पर करते हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, लड़ाई लगातार आगे बढ़ रही है। अब तो शंकराचार्य ने कह दिया है, जो बयान मैंने बताया कि कंस, उन्होंने कहा कि कंस के जो मंत्री थे वो कंस से भी ज्यादा क्रूर थे और एक हिसाब से उनको संज्ञा दी और फिर उनको कालनेमी भी बता दिया। और केशव प्रसाद मौर्य को कहा कि ये बहुत ही पुरानी बीजेपी के आदमी हैं, हिंदुओं का सम्मान करते थे और सीएम ऐसे आदमी को होना चाहिए। ये पूरा घटनाक्रम कहां तक पहुंचेगा? मुझे लगता है घटनाक्रम अब काफी जिसे कहते हैं ना बहुत चिंताजनक मोड़ तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मुझे ये उम्मीद थी कि 4-5 दिनों के अंदर कोई ना कोई दखलंदाजी हो जाएगी। दखलंदाजी का मतलब कि संघ परिवार का शीर्ष नेतृत्व या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पूरे मसले पे दखल देगा और इस विवाद का निपटारा हो जाएगा। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह कि अभी तक संघ परिवार की तरफ से किसी तरीके का कोई इंटरवेंशन नहीं किया गया है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से किसी तरीके का कोई इंटरवेंशन किया जा रहा है। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता टीवी चैनल्स में योगी आदित्यनाथ को डिफेंड करने भी नहीं आ रहा है और बल्कि वो टीवी डिबेट में हिस्सा भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर टीवी डिबेट में हिस्सा लेंगे तो उन्हें या तो शंकराचार्य को डिफेंड करना पड़ेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ को डिफेंड करना पड़ेगा। उल्टे उनकी तरफ से कुछ प्रॉक्सी लोग आ रहे हैं जो कभी शंकराचार्य को डिफेंड करते हैं और कभी योगी आदित्यनाथ को डिफेंड करते हैं। तो एक तरीके का अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो दोनों तरफ से इस वक्त जबरदस्त तरीके से हमले एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि इस पूरी की पूरी लड़ाई में योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से अकेले पड़ चुके हैं। उनको ना तो संघ का समर्थन दिखाई पड़ रहा है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का समर्थन दिखाई पड़ रहा है। और केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से बिना उनका नाम लिए और बिना इस विषय पर कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी किए हुए
जो उन्होंने 2 दिन पहले बयान दिया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भगवान शंकराचार्य के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरी प्रार्थना है और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपना गुस्सा थूक कर वो गंगा में स्नान करेंगे और जो लोग इसके लिए ज़िम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो एक तरीके से उनका केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान है, वो योगी आदित्यनाथ की का जो पूरा स्टैंड है, उनकी सरकार का जो पूरा स्टैंड है, उसके धुर 180 डिग्री पर जाके खड़ा हो जाता है। और वो योगी आदित्यनाथ की सत्ता को एक तरीके से खुलेआम चुनौती है और वो अपने आप को शंकराचार्य के साथ जोड़ लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य अगर चाहते तो इस पूरे मसले पर योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े होते, लेकिन उनके साथ वो खड़े नहीं दिखाई पड़ते हैं। हालाँकि इसके अपने बहुत सारे कारण भी हैं क्योंकि केशव केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच का झगड़ा बहुत पुराना है। हम्म, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जीती थी, उस वक़्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य थे और ये माना जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार हैं। तब उनकी दावेदारी को दरकिनार करके योगी आदित्यनाथ को बनाया गया था और उसके बाद से ही केशव प्रसाद मौर्य लगातार नाराज़ दिखाई पड़े या फिर उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार के साथ किसी तरीके का कोई समर्थन या कोऑपरेशन करना उचित नहीं समझा। और बीच में आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि 2022-21 के आसपास की बात है, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जब दत्तात्रेय होसबोले और कृष्ण गोपाल 2 बड़े आरएसएस के नेताओं ने केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में सुलह सफाई कराने की भी कोशिश की थी और वो तस्वीर भी पब्लिक हुई थी जब केशव प्रसाद मौर्य के घर पे योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। तो ये पूरा इतिहास है। ऐसे में जब केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं खड़े दिखाई पड़ते हैं और उनको ये माना जाता है कि दरअसल वो अमित शाह के सिपहसालार है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये लड़ाई अपने आप योगी आदित्यनाथ बनाम अमित शाह बन के तैयार हो जाती है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि शंकराचार्य के का इस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री पद के लिए सशक्त दावेदार बनाना, ये महज हम्म, इत्तेफाक नहीं हो सकता है। ये दरअसल ये बताने की कोशिश भी की जा रही होगी कि देखिए एक व्यक्ति है योगी आदित्यनाथ जो महंत हैं, लेकिन उनके बाद भी वो कितने अहंकार में हैं। वो सरकार को अपनी जिद के हिसाब से चलाते हैं, शंकराचार्यों का सम्मान नहीं करते हैं, हिंदू संत समाज का एक तरीके से वो अपमान करने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य है, जो विश्व हिंदू परिषद से निकले हुए हैं, सनातन को अपने गले से लगा के रखते हैं, शंकराचार्यों का सम्मान करते हैं। तो असल में असल हिंदू कौन है, इसके बीच का फ़र्क को बहुत बारीकी से स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है और इसी खेल में जो शंकराचार्य हैं, वो इसमें थोड़ा-सा और लठ मार रहे हैं और लठ मार करके वो योगी आदित्यनाथ को दरअसल चिढ़ा रहे हैं और बता हम्म, रहे हैं कि देखिए केशव प्रसाद मौर्य जो है वो कितने योग्य हैं और योगी आदित्यनाथ को वो औरंगज़ेब कह रहे हैं, वो गौहत्या को करवाने वाले मान रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि दरअसल असली कालनेमी कौन है, ये सब कोई जानता है। तो लड़ाई एक बहुत ही धीरे-धीरे एक निर्णायक मोड़ पे पहुँचती हुई जा रही है और मैं बार-बार इसको कह रहा हूँ कि इस लड़ाई में योगी आदित्यनाथ का ही नुकसान होगा, फ़ायदा उनको रत्ती भर नहीं होने वाला। इस पूरी लड़ाई हम्म, में बीजेपी की जो सनातन की छवि है, उसको नुकसान होगा। इस लड़ाई में जो पूरा का पूरा जो जो साधु संतों का जो समाज है, उसके बीच में दरार साफ दिखाई पड़ रही है। स्वामी निश्चलानंद ने बहुत स्पष्ट तौर पर योगी सरकार की आलोचना की है। जो दूसरे स्वामी हैं द्वारकापीठ के, स्वामी सदानंद, उन्होंने भी शंकराचार्य का साथ दिया है। तो शंकराचार्य और इसी के साथ-साथ बहुत बड़ा तबका संत समाज का भी है, जो इस बात को नहीं पसंद करता है कि शंकराचार्य के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाए, उनसे उनका सर्टिफ़िकेट माँगा जाए। तो इस पूरी लड़ाई में मुझे लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य एक दूसरे ध्रुव के तौर पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें शंकराचार्य का समर्थन उनको मिल रहा है। अच्छा तो सर आपको लगता है कि जैसे टेस्ट क्रिकेट में इनिंग्स होती है, पहली पारी होती है, पहली पारी में अमित शाह या केशव का या शंकराचार्य का पलड़ा भारी है योगी से? देखिए, सवाल पलड़े भारी का है ही नहीं। सवाल ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी सत्ता संघर्ष का है और इस हम्म, अंदरूनी सत्ता संघर्ष में योगी आदित्यनाथ अपने आप को पूरी तरीके से अकेला पा रहे हैं। अन्यथा हम्म, अब तक इस पूरे मसले पर संघ परिवार की तरफ से कोई ना कोई इंटरवेंशन सार्वजनिक तौर पर हो गया होता। जहाँ तक मेरी हम्म, जानकारी का सार्वजनिक तौर पर तो नहीं, लेकिन उनको ज़रूर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आपके इस कृत्य के साथ हम लोग नहीं हैं
और इसका जल्द से जल्द निपटारा करने की कोशिश करिए। लेकिन बजाय निपटारा करने के दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमला हो रहे हैं। देखिए, जो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद है, वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो एक धार्मिक हम्म, व्यक्ति है। उनको चुनाव नहीं लड़ना है, उनको चुनाव हम्म, लड़के विधायकों का समर्थन नहीं हासिल करना है, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठना है। तो वो कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है। अगर उनको जनता की अदालत में जाना होता, तो ज़रूर वो इस बात को सोचते। लेकिन योगी आदित्यनाथ को जनता की अदालत में जाना है, 2027 का विधानसभा का चुनाव लड़ना है और वहाँ अपने आप को जिताना भी है। क्योंकि अगर वो इस लड़ाई को हार जाएँगे, तो फिर उनके लिए आगे के कदम बड़े मुश्किल हो पाएँगे। और लोकतंत्र के अंदर जो जो वोट बैंक है, वो कब नाराज़ हो जाए, किस बात से नाराज़ हो जाए, कौन-सी बात पर वो तुनक जाए, ये बहुत मुश्किल काम है। 2024 का चुनाव सबने देखा कि कैसे जिस उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट जीतने का दावा कर रही थी, वहाँ वो 33 सीटों पर आकर सिमट गई और अपने गठबंधन के साथियों के साथ 37 सीटें उसको कुल मिली। जबकि अलग से अगर आप देखें, तो जो समाजवादी कांग्रेस पार्टी ये चुनाव के पहले तक अपनी ज़मीन बहुत कमज़ोर मान के चल रही थी, वो 43 सीट जीत जाते हैं। तो ये क्यों हुआ? जबकि उसी उत्तर प्रदेश के अंदर 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और ऐसा माहौल था जैसे कि भारतीय जनता पार्टी तो इस बार 400 सीटों लेकर आने वाली है। उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सीटें जीतने वाली है। लेकिन चुनाव शुरुआत होते-होते सारा का सारा खेल बिगड़ गया। बीजेपी 240 पर आकर सिमट गई। उत्तर प्रदेश के अंदर उसकी सीटें घट के 33 हो गई और अंत में हुआ क्या? नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार बनाने के लिए गठबंधन के सहयोगियों का सहारा लेना पड़ा। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कब वोटर नाराज हो जाए, कौन-सा तबका नाराज हो जाए, किस बात पर नाराज हो जाए, ये बहुत जिसे कहते हैं बहुत ही सेंसिटिव सवाल हो जाता है। और मुझे लगता है कि इस सनातन की जो लड़ाई चल रही है इस वक़्त आपस के अंदर, जो दरार विभाजन दिखाई पड़ रहा है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ योगी आदित्यनाथ को ही नुकसान होगा और किसी को नहीं। और आशुतोष सर, अगर अभी आपने कहा पहले फेज की और पारी की बात नहीं, अगर योगी आदित्यनाथ इसी तरीके से लड़ाई ये लड़ते रहे हुँ। तो आगे जो अमित शाह चाह रहे होंगे शायद कि लड़ाई लंबी खींचे और योगी आदित्यनाथ ना झुके, अपने अहंकार कह सकते हैं उसमें, तो जो आपने कहा कि नुकसान तो होगा और 2027 से पहले ही कुछ बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर ये लड़ाई लड़ी, नतीजा पहले ही हो जाएगा, निकल जाएगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ को ज़रूर इस बात का एहसास होगा कि उनके पीछे कौन लोग पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि वो शंकराचार्य से ज़्यादा उन लोगों को निपटाने की कोशिश में लग रहे हैं या उनकी ज़िद को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको वो मानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का फ़ायदा उठाकर वो उनको कमज़ोर करना चाहते हैं। चाहे वो मणिकर्णिका घाट का प्रश्न हो, जहाँ पे अहिल्याबाई का प्रश्न खड़ा हो गया और अब हम्म, चाहे शंकराचार्य का प्रश्न हो। उनको लगता है कि ये सब अनायास नहीं है। पीछे से कुछ हम्म, लोग हैं जो इसको हवा दे रहे हैं और उनकी नज़र में वो पीछे का लोग और कोई नहीं बल्कि अमित शाह हैं। तो इसलिए वो उनको लगता है कि अगर वो अभी झुक जाएँगे, तो फिर ये एक तरीके से अमित शाह की विक्ट्री हो जाएगी और उनके और उनके साथ के लोगों का डिमोरलाइज़ेशन होगा। मुझे लगता है कि इस वक़्त संयमित तरीके से सोचने की बात ये है कि योगी आदित्यनाथ को अपना हठ छोड़ना चाहिए और प्रशासन के किसी अधिकारी को भेजकर शंकराचार्य को मनाने की कोशिश करनी चाहिए और इस विवाद को खत्म करना चाहिए। अगर ये विवाद चलता रहा, जैसा मैं कई बार कह चुका हूँ, योगी आदित्यनाथ को ही नुकसान होगा और किसी को नहीं। बिल्कुल। तो लगातार ये विवाद ठंडा तो नहीं पड़ रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है और योगी आदित्यनाथ भी अपना जो है रूप, रौद्र रूप भी कह सकते हैं या जो भी गुस्से का रूप है, जिद है उनकी, उस पर आगे बढ़ रहे हैं और शंकराचार्य भी फिर अपना एक बयान देते हैं और उससे ज्यादा चर्चा हो जाती है। कुल मिलाकर जो आशुतोष सर ने कहा कि जितना इस तरीके से आगे बढ़ेंगे योगी आदित्यनाथ, उतना ही उनको नुकसान होगा और ये बात योगी आदित्यनाथ को भी पता होगी, गुस्से में हो सकता सोच ना पाए हों, लेकिन राजनेता हैं तो पता तो होगी। कुल मिलाकर देखते हैं इस पर किसका पलड़ा आज नहीं तो कल भारी और ज्यादा होता है। योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं, किसी अधिकारी को भेजते हैं, जैसा कि आशुतोष सर ने कहा। ये जो भी होगा हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।